Good afternoon, everyone. वॉइस आ रही है ना? तो प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने उत्तर मुगल काल के बारे में देखा। उत्तर मुगल काल में हम लोगों ने लास्ट में देखा कि औरंगजेब के बाद जो शासक हुए उनके बारे में थोड़ा बहुत उनका डिस्क्रिप्शन आधुनिक में भी आएगा। जब हम लोग आधुनिक शुरू करेंगे तो उसमें भी बीच बीच में हम उसको बता देंगे, आपको दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। अभी अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन टाइप का। जो मुगल काल हमने पढ़ा है अभी तक, बाबर से लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में बन सकते हैं, उसको अब हम लोग एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मुगल कालीन प्रशासन किस तरह का था। ये सब पढ़ चुके हो, बस वो एक साथ कंक्लूजन टाइप का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो, सबसे पहले क्या है कि जिले। उससे पहले ये समझ लो कि इन्होंने जो मुगल काल के लोग थे तो ये अपने साम्राज्य को किस तरह से बांटे हुए थे। तो इन्होंने प्रांत में बांटा हुआ था। जो सबसे बड़ा था वो प्रांत था। फिर प्रांत को इन्होंने किस में बांट दिया था? जिलों में। और फिर जिलों को किस में बांट दिया था? परगना। तो ये इस तरह से था। तो बड़े लेवल पे देखे तो वो प्रांत है। ठीक है, प्रांत को ही सूबा कहा जाता था। ठीक है, प्रांत को कई जिलों में बांटा गया था। प्रांत को कई जिलों में बांटा गया। तो जिले जो थे उन्हीं को सरकार कहा जाता था। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जिले को सरकार के नाम से जानते थे। तो बड़ा कौन है? बड़ा प्रांत है। तो प्रांत जनरली जो शाही वंश में होता था उन्हीं को दिया जाता था। ठीक है ना, जो सीधे जो शासक हैं उनके परिवार से कोई हो तो उनको प्रांत का बनाया जाता था। फिर उसमें फिर जिले होते थे, तो जिले में कई लोग दे दिए जाते थे। आज का कंपेयर कर लो, जैसे केंद्र है, मान लो भारत में पूरा साम्राज्य है और सेंट्रल में कौन बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और उनके मंत्रीगण हैं। ठीक है, अब उसको छोटे पार्ट में बांटा जाएगा, जैसे राज्य वगैरह में, या और छोटा चले जाओ तो जिले में, तो वहां पे कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे। और छोटे जाओगे तो परगना यानी कि गांव वगैरह जैसे होते नहीं, ग्राम वगैरह, और उसमें वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह का मुगल कालीन प्रशासन था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिलों को सरकार के नाम से जानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्येक प्रांत या सूबा, जो प्रांत है वो जिलों में बटा हुआ है और जिलों में, तो इसमें जो अधिकारी हैं उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं। देखो, सरकार के जो प्रमुख अधिकारी हैं, यानी कि जिलों के जो अधिकारी हैं, उसमें क्या नाम के कर वगैरह देते थे वो लोग। काजी, ये तो मेन हुआ करता था। कोई भी न्याय वगैरह का काम होता तो काजी देखता था और उसके ऊपर शासक होता था, जो भी राजा होगा। कोतवाल है, वित्तीय है, खजानदार है। तो इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ वो है नहीं, एक आध कोई पॉइंट होता है जिसको ध्यान रखना होता है। लेकिन हाँ, उस समय ये चीजें चल रही थी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से पॉइंट आपको क्लियर हुआ। प्रांत, और वो किसमें बटा?
परगना में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या पॉइंट आया है कि सैन्य विभाग का प्रमुख कौन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये खैर बन चुका है क्वेश्चन, कि मुगल काल में जो सैन्य का पद होता था उसको किस नाम से जाना जाता था। जैसे दिल्ली सल्तनत में उसे दीवाने अर्ज कहा जाता था, जो विभाग था, है ना, उसमें जो अधिकारी होगा, लेकिन यहाँ पर जो सैन्य विभाग का प्रमुख था उसको मीर बख्शी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम है वो मीर बख्शी का नाम है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सैन्य विभाग का जो प्रमुख था वो मीर बख्शी था। क्लियर? लेकिन एक हमारे इतिहासकार है जिनको कहा जाता है सर जादूनाथ सरकार। जादूनाथ ये व्यक्ति हैं इतिहासकार, इन्होंने कहा कि कुछ मामलों में जो मीर बख्शी है वो सैन्य के साथ साथ वेतन का काम भी देखता था। ये केवल इनके अकॉर्डिंग है, वैसे जो मेन पद है मीर बख्शी वो सैन्य विभाग का ही है, आपको ये याद रखना। कभी अगर पूछ लिया तो ध्यान रखिए कि किसने ऐसा कहा है कि ये वेतन का काम भी देखता था, तो ये जादूनाथ सरकार है, इन्होंने ऐसा बोला था। अब ये कैसे वेतन कैसे देता था मीर बख्शी, क्योंकि अब सैनिक विभाग का प्रमुख है, तो ये जो सैनिक होंगे उसको कुछ न किसी तरह तो प्रोवाइड करेगा ना। तो एक प्रमाण पत्र हुआ करता था, एक सर्टिफिकेट समझ सकते हो, जिसको सरखत कहते थे, सरखत। तो सरखत कहा जाता था, इस तरह का एक प्रमाण पत्र हुआ करता था, या जो भी सर्टिफिकेट समझ सकते हो, तो वो मीर बख्शी का हस्ताक्षर उस पे होगा और उसी के अकॉर्डिंग उनको मासिक वेतन दे दिया जाएगा। जैसे आपकी सैलरी स्लिप बन अब के समय में, खत याद करिएगा, सरखत क्या है। तो मीर बख्शी असल में क्या करता था कि वो एक प्रमाण पत्र होता था जिससे हमें उनके वेतन वगैरह के बारे में मालूम हुआ करता था, उसे सरखत कहते थे। ठीक है, भू राजस्व से रिलेटेड भी कुछ काम देखता था ये। ठीक है, तो ये मीर बख्शी का पद काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉइंट, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आगे सब लोग ऑनलाइन? ठीक, शुभम, सुमित, प्रीति, प्रीति बहुत खुश है, रफिया, सूरज मौर्य, मंजय, निधि, इरफान, मनीषा, चलो ठीक है भैया, सब लोग आ गए हैं। अमित, पंकज, महिमा, रौनक, दो लोग देख रहे हैं, देखें तो कौन पढ़ा रहा है? श्रुति, चलिए ठीक है। ओके, अब ये जो वेतनाधिकारी है, जो वेतन का मुख्तार है, तो ये जो मेन काम है, अब जैसे सर जादूनाथ सरकार ने कहा ना कि वेतन वगैरह देखता था, तो केवल एक व्यक्ति थे, बट एक्चुअल में अगर पूरा मुगल काल देखें तो जो वेतन का मेन काम था वो दीवाने तन करता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेना का भी वेतन तय करता था। सेना का जो रिलेटेड है सैन्य विभाग, वो तो सब मीर बख्शी के पास है। बाकी जो है दरबारी हैं या वो सब हैं, जो भी उनका, ये आपको ध्यान रखना है कि मुगल काल में मुख्यतः वेतन वगैरह देने का काम कौन करता था, बाकी सब वो दीवाने तन था। लेकिन मीर बख्शी किससे रिलेटेड था? तो मीर बख्शी ज्यादातर आपको किसको देखता था? सैन्य विभाग को देखता था। सर मेरा फोन गिर कर खराब हो गया है। अच्छा, तुम्हारा फोन गिर के खराब हो गया है, तो लेक्चर चल रहा है ना, खाली कैमरा गायब हो गया है, मतलब पूरा मोबाइल ठीक है, कैमरा गायब हो गया है सर। हाँ? अच्छा, अब जैसा हम लोगों ने देखा था मनसबदार, अगर आपने अकबर वाला समय पढ़ा होगा तो अकबर वाले में वो मनसब डिसाइड होने लग गए थे, है ना, जिसके अंतर्गत वो लोग घुड़सवार रख सकते थे। तो वह यहाँ पर उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। तो मनसबदार जो हुआ करते थे, इनके अलावा, मनसबदार तो मेन है जो सेना के होते थे, इनके अलावा दो तरह के और सैनिक हुआ करते थे। एक होता था अहदी, ये वो है जो मुख्य सेना से अलग है,
ठीक है, मेन सेना से अलग है ये। तो अहदी एक प्रकार के सैनिक का टुकड़ी रखा जाता था, ये बादशाह के अंगरक्षक हुआ करते थे। मतलब जैसे मान लो अकबर है, तो अकबर कहीं भी जाएगा तो उसके साथ ये अंगरक्षक रहेंगे, जो बहुत ही विश्वास पात्र होते थे, जिससे कि कोई उन पे अटैक न करने पाए। तो उनको कहा जाता था अहदी, अहदी, ठीक है। और ये बहुत अच्छे घुड़सवार भी हुआ करते थे, ठीक है ना। दूसरे हुआ करते थे दाखिली, ये मनसबदार से अलग है, मनसबदार के सैनिक डिफरेंट है जो है। दाखिली एक दूसरे होते थे। तो ये सैनिक वो होते थे जो बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाते हैं मनसबदारों की सेवा में। अब होता क्या है, मान लो मनसबदार कोई बहुत बड़ी पहुंच वाला है, जैसे आज के मान लो विधायक लोग हैं, नेता लोग हैं, तो उनको भी तो सेवा के लिए कोई चाहिए होता है भाई। कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भैया हमें भी तो कुछ गनर दे दो, दो चार, मतलब आपने तो रख लिया अपने पास, हमको ऐसे घुमा रहे हो, तो कुछ तो करो। तो जो मनसबदार होते थे उनके लिए भी कुछ सैनिक नियुक्त कर दिए जाते थे, उनको कहा जाता था दाखिली। तो ये मनसबदारों के लिए सेवा में लगे रहते थे, ठीक है। तो ये दो तरह के सैनिकों को भी याद रखना है, जो मेन मनसबदार से अलग है, ठीक है। अहदी बादशाह के अंगरक्षक हैं, और जो दाखिली हैं वो मनसबदारों की सेवा के लिए है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बातें हैं, दो तीन पॉइंट हमने आपको बताया जो आपको पॉइंट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मुहतशिब। मुहतशिब अगर आपको याद हो तो इसके बारे में हमने आपको औरंगजेब में बताया है। मुहतशिब के बारे में हमने आपको औरंगजेब में एक चीज बताई थी कि ये एक अधिकारी थे। जब औरंगजेब ने क्या किया था कि जब वो सरिया वगैरह लागू कर रहा था तो उस समय उसने एक अधिकारी नियुक्त किए थे, ठीक है। तो उससे समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो वो ये देखने के लिए करता था कि पूरे राज्य में जाके ये पता करो कि लोग सरिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, मतलब वो इस्लाम को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ये इस प्रकार का एक अधिकारी था मुहतशिब, जो इसे काम करने लगा। लेकिन बाकी लोगों के समय में देखें तो जन आचरण के निरीक्षण विभाग का मतलब ये सिंपल सा मतलब ये है कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, मतलब कोई हमारे खिलाफ तो नहीं जा रहा है। तो एक प्रकार से वही हो गया कि अब ये अधिकारी यही सुनिश्चित करेगा कि कोई मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा, कोई हमारे राज्य में रह करके कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं जा रहा। ये सब काम इसको कहते हैं। तो जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान, डिस्क्रिप्शन हमने आपको दे दिया किस तरह से इसको समझना है, ठीक है। अब आता है आपका शैतानपुरी। पढ़ो जरा शैतानपुरी क्या है। तो उसको कहते थे शैतानपुरी, ठीक है। तो ये जो शैतानपुरी था ये एक्चुअल में वेश्या बाहर रखा जाता था, उसको कहते थे शैतानपुरी। उस जगह को कहा जाता था जहाँ पे वेश्याएं रहा करती थी। ये आपके उससे अलग है, हरम से अलग है, ठीक है। वो तो हरम जो है वो तो राजा का ही है। हरम जो होता था जिसमें स्थित तो शाही था, उसमें राजा के अलावा कोई नहीं जाएगा, ठीक है। शैतानपुरी। अब अगला शब्द आपका आता है माल, ठीक है। तो ये कौन सा शब्द था, माल क्या है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये भू राजस्व से संबंधित है। तो कुछ और नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ संबंधित। अब जरा आप समझिए, आपको हमने एक पॉइंट बताया था अगर याद हो, मालगुजारी बताया ना, कि मालगुजारी वगैरह करना तो वो टैक्स कलेक्ट करना, तो एक प्रकार से वही माल है। तो वो एक टैक्स वगैरह, माल मतलब पैसा भी समझ सकते हो, मेरे पास बहुत ढेर सारा माल है, तो बहुत ढेर सारा माल है मतलब बहुत पैसा है, ठीक है। अब ये नहीं कि हमारे पास 4-5 तो गर्लफ्रेंड है, ये सब नहीं, ठीक है। तो का मतलब यहाँ पे पैसा है। क्लियर हो गया। तो ये जो पॉइंट था एक्चुअल में ये माल गुजारी आपके टैक्स से रिलेटेड था। चलिए ये क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग अगला। तो 1605 में पुर्तगाली आ चुके पहले ही, जब वास्को डी गामा आया है 1498 में कालीकट पहुंचा है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि तंबाकू को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है। ये पुर्तगालियों को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुर्तगालियों को श्रेय जाता है तंबाकू को भारत में लाने का 1605। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर वगैरह बने हैं और जो भी चीजें हैं, कौन यात्री आया है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है। अब क्योंकि तंबाकू आ गया
और जो मुगल काल आप देख रहे थे, तो मुगल काल में एक्चुअल में क्या था कि बहुत सारे नशाखोरी बढ़ गया था। नशाखोरी बताए थे ना कि अफीम वगैरह ये सब सारे लगभग मुगल शासक थे इस चक्कर में। जहांगीर भी उसमें फंसा हुआ था, बाबर तो था ही। तो इस समय जहांगीर ने सोचा कि भैया तंबाकू भी आ गया, अब दिक्कत ये हो जाएगी कि पूरा जो हमारा शासन प्रशासन है और जो लोग हैं कहीं वो इसके लत में न पड़ जाएं। तो उन्होंने एक निषेध जारी किया, एक आज्ञा जारी की कि तंबाकू का प्रयोग नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत कि जहांगीर ने तंबाकू से बचने के लिए जो आज्ञा दी थी या निषेध जारी किया था वो कब किया था? तो 1617 में जहांगीर ने एक निषेध जारी किया, एक आदेश कि तंबाकू का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ईयर याद रखना है और शासक का नाम याद रखना है कि कौन से शासक ने किया है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मददे मास, अब ये नाम क्या है, मददे मास क्या है? तो विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। नाम बदल रहा है, केवल काम वही चल रहा है। प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो सामंतों को जमीन दिया जाता था, बहुत सारी चीजें आगे देखेंगे तो उनको भी जमीन दी गई है। लेकिन जब मुगल काल में ये जमीन दी जा रही है तो उसका नाम बदल दिया गया है। नाम है उसका मददे मास। है ये वो जमीन ही, ये जमीन ही दी जा रही है, लेकिन ये ज्यादातर धार्मिक लोग को काम के लिए दी जा रही है कि आप उस पर मस्जिद बनवा सकते हैं या कोई अपना काम करना है तो वो कर सकते हैं। दूसरे विद्वानों को दिया जा रहा है और इसमें कोई कर नहीं लगेगा। तो ये एक अनुदान रूप में होता था, उसको मददे मास कहा जाता था। ये छोटे छोटे पॉइंट जो आप अगर बीच में नहीं ध्यान दिए होंगे तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है मुगल काल के लिए। तो इतनी सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी जो हमने आपको बताई। जल्दी से इसको देख लो। सबसे बड़ा कौन था? तो प्रांत था। प्रांत को किसमें बांटा गया? तो प्रांत को बांटा गया किसमें? जिलों में। जिलों को क्या कहा जाता था? सरकार। फिर उसको किसमें बांटा गया? परगना में। तो परगना छोटे होते थे। सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। ठीक है, सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। किस प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करके वो वेतन वगैरह जारी करता था? सरखत नाम के प्रमाण पत्र पर। मुख्य वेतनाधिकारी कौन था? जो सबके वेतन वगैरह देखता था, तो दीवाने तन था। कौन था वो? दीवाने तन था। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसमें बात करते हैं आगे कि मनसबदारों के अलावा कौन से सैनिक थे, तो दो और सैनिक थे, एक अहदी और एक कहा जाता था दाखिली। अहदी कौन थे? अहदी बादशाह के अंगरक्षक थे। ठीक है, जो बादशाह होते थे उनके अंगरक्षक हुआ करते थे। और जो दूसरे थे दाखिली, ये कौन होते थे? तो ये जो मनसबदार होते थे उनको सेवा देने के लिए होते थे, जैसे अंगरक्षक समझ लो, जैसे बंदूकधारी लोग होते हैं वो लोग। ठीक है, आज के समय में मुहतशिब एक अधिकारी पद है। मुहतशिब जो जन आचरण देखता था, एक प्रकार से देख लो कि हमारे समाज में, मतलब साम्राज्य में सब सही चल रहा है या नहीं, सब लोग सही तरीके से पालन कर रहे हैं, जो राजा ने बोला वो नहीं, ये सब देखना था उसको, मुहतशिब को। शैतानपुरी एक जगह है, वेश्याओं के लिए था। ठीक है, माल जो था ये आपके कर से रिलेटेड है, भू राजस्व से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तंबाकू कौन लाया? तो पुर्तगाली लाए हैं 1605 में। और किस शासक ने तंबाकू से बचने के लिए निषेध जारी किया है? कौन है ये? जहांगीर है। कब किया है? 1617 में। और जो मुगल काल में जमीन दी जाती थी धार्मिक या विद्वानों को जिस पे टैक्स नहीं लगता था, तो उसको क्या बोलते थे? उसको मददे मास कहा जाता था। ठीक है, कहीं कहीं उसका नाम आपका ये भी मिलता है, सयूरगल। तो जो नाम है वो उसको ध्यान रखिएगा, मान लो कौन सा आ जाए कोई पता नहीं, तो आपको दोनों ध्यान रखिएगा। मददे मास को ही सयूरगल कहा जाता था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमारी हुई प्रशासन में उनके, जो हमने देखा। चलिए अब देखते हैं कि जो दान में भूमि दे दी गई है, अभी तो हमने पीछे देखा कि दान में भूमि दी जा रही थी जिसको मददे मास कहा गया था। अब जो भूमि दान में दी गई है तो उसका निरीक्षण कौन करेगा? वो कौन देखेगा कि सही सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा? तो वो एक अधिकारी है, उसका नाम है शद्र। नाम देखो ऐसे ही है, याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नाम तो आप लोग को ये सब याद करने ही होंगे, तो बार बार रिवीजन करोगे तो नाम याद हो जाएंगे। तो जो मुगल काल में दान दी जाती थी भूमि, तो उसका निरीक्षण कौन करता था? तो एक अधिकारी था, शद्र नाम था। ये शद्र करता था उसका निरीक्षण। क्लियर? कोई डाउट किसी को? सभी लोग जग रहे हो ना? हम्म, ठीक। अच्छा अब चलिए,
एक हमारे जो बहुत सहिष्णु शासक जिनको हम लोग अकबर के नाम से जानते हैं, तो अब अकबर के लिए देखिए, यस सर जग रहे हैं, हाँ ठीक है। अकबर ने अपने सिक्के पर, ये वाला पॉइंट ध्यान समझिएगा, अकबर ने अपने सिक्के पर राम सीता, भगवान राम और सीता की आकृति और एक शब्द लिखवाया राम शिया देवनागरी में, ये इसके सिक्के पर थे। तो अगर ये कभी पूछता है कि कौन ऐसा शासक था जिसने ऐसे सिक्के जारी किए थे जिसपे राम सीता की मूर्ति थी, है ना, उस पे राम सिया भी लिखा हुआ था देवनागरी भाषा में, तो वो अकबर है। तो अकबर को ध्यान रखना है आपको। और अकबर के समय में अगर हम देखें तो जो चांदी का सिक्का है, रुपया, वैसे रुपया जो था वो आपका शेरशाह के समय से भी था, आपको अगर याद हो तो शेरशाह ने ये चीजें चलवाई थी जब वो सिक्के वगैरह था, बट अकबर ने भी उसको जारी रखा था, ठीक है। और जो तांबे का सिक्का था वो दाम, तो ये ध्यान रखना है कि अकबर के समय में जो तांबे का सिक्का ये दाम कहला रहा है और चांदी का सिक्का रुपया कहला रहा है। वैसे शेरशाह के समय से चल रहा है जिसको अकबर ने कंटिन्यू रखा है, उसको बंद नहीं किया था, तो उसको आगे रखा था उसने। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि जहांगीर ने जो अपने कुछ सिक्के थे उस पर किसकी आकृति बनवाई थी, तो ध्यान रखिएगा इसने नूरजहां की भी आकृति बनवाई है अपनी, अपना तो था ही और अपने साथ नूरजहां का भी बनवाया था। तो कुछ ऐसे सिक्के इसने चलाए थे जहांगीर ने जिस पर इसकी खुद की आकृति थी और नूरजहां की भी आकृति है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कौन ऐसा शासक था जिसने अपने साथ अपने पत्नी की भी आकृति छपवाई थी, तो उसमें हो सकता है अकबर दे दे, जहांगीर दे दे, शाहजहां दे दे, औरंगजेब दे दे, तो आपको जहांगीर याद रखना है। कभी कभी हो सकता है वो पूछ लेगा कि नूरजहां की आकृति जब सिक्के पर थी वो कौन सा शासक था, तो जहांगीर, ठीक है। तो जिस भी तरह से आएगा उस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। कुछ सिक्के ऐसे थे जिसपे शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित है। अगर आप देखें ना तो पहले जानते किस तरह का हुआ करता था, अब इसको बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा शायद सही बन जाए। ऐसे कुछ हुआ करता था और इस पे हत्थे लगे होते थे ऐसे। अगर आपने कोई पुरानी मूवी उस तरह का देखा होगा, मुगल काल समथिंग ऐसा कुछ देखा होगा ना, है ना, बनता है ना उस तरह का, तो इस तरह के वो पात्र हुआ करते थे और यहाँ से कुछ नली टाइप की निकला करती थी, तो उससे ये ऊपर वाला गड़बड़ हो गया है, इसको नीचे बनाते हैं, देखना। तो ये कुछ ऐसे है और हत्थे तो थे ही, और यहाँ से कुछ निकालने के लिए भी रहा करता था, तो इससे वो शराब वगैरह जो निकाला जाता था वो इसी से, तो इस तरह का मर्तबान हुआ करता था, मर्तबान कहते हैं वैसे इसको, है ना। तो ये इसको हम लोग समझे तो प्याला टाइप का। तो ये कुछ सिक्कों पर क्या था कि हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी, तो इससे जब दे दिया जाता था तो उसकी आकृति उसपे बनी रहा करती थी, ये आपको समझना है। अच्छा, बटाई शब्द जो है, अगर याद हो बटाई शब्द हमने बताया हुआ है आपको, बट अगर ध्यान आ रहा हो तो बटाई शब्द के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है, याद है। बटाई शब्द वो था, वही अकबर के समय का अगर याद करो, जब दहसाला व्यवस्था थी ना, दहसाला व्यवस्था, पीछे के 10 साल का वो चीजें न्यू कैलकुलेट करते थे और टैक्स लगाते थे, तो उसी में एक और मेथड आया था बटाई वाला। ये एक्चुअल में वो था जिसमें फसल का पूरा देख लिया जाता था कि फसल कितनी हो रही है खेत में, और फसल के पकने के बाद फिर डिसाइड होता था कि कितना शासक को जाएगा और कितना किसान को रहेगा, तो उसके बीच हुआ करता था, वही बटाई मेथड था। तो ये ध्यान रखिएगा मुगल काल के समय का ही ये शब्द है, ठीक है, जब यूज किया जा रहा है इसको। अच्छा, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ग थे, बट ये जानकारी के लिए कभी पूछा नहीं गया है और न हो सकता है पूछा भी ना, बट अपनी जानकारी के लिए रखना, 33 वर्ग बने थे मनसबदारी में, मतलब उसमें भी डिपार्टमेंट थे, मनसबदारी व्यवस्था में भी, कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, इस तरह से। अकबर ने अपने 40वें वर्ष में ये चीज लागू की थी, जात और सवार, शुरुआत में नहीं था, ये जब 40वें वर्ष का शासनकाल इसका चल रहा था तब इसने जात और सवार ये किया था, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है, जात की पदवी बड़ी है या सवार की पदवी बड़ी है? आप तो लाइन पढ़ ही लोगे तुम लोग, वो तो लिखा हुआ ही है। तो सवार नहीं होते थे बड़े, सवार इसलिए बड़े नहीं होते, सवार तो एक प्रकार से घुड़सवार ही थे, जात था ना वो पोजीशन बताएगा ना कि किसको कितना घुड़सवार रखना है। जैसे आप कलेक्टर हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है, तो आपके पद आपको बता रहा है, कलेक्टर का पद है,
उस कुर्सी पे जो बैठेगा वो कलेक्टर है, तो उसके हिसाब से उसका अधिकार मिलेगा। तो जो जात है वो ऊपर हुआ करता था, वो एक पद हुआ करता था जिससे उसको वेतन भी डिसाइड होता था, इसको वेतन कितना मिलेगा, ठीक है। और इसी से उसको ये पता चलता था कि आप कितने के मनसबदार बनेंगे, मतलब कितने घुड़सवार आप रख सकते हैं, तो ये सब जात से डिसाइड होता था, तो ये ऊपर आपका माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके यहाँ से जो जरूरी है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे तो ये जहांगीर वाला इंपॉर्टेंट है कि आपने मतलब जो पत्नी है वाइफ उनकी किसके साथ कौन से राजा ने लगवाया था, तो जहांगीर वाला याद रखिएगा, सिक्के पर इन्होंने ऐसा करवाया था। एक जो अकबर वाला है राम सिया वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें बस केवल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हुई हमारे मुगल प्रशासन की, ये मुगल प्रशासन चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं जरा मुगल साहित्य, कुछ रचनाएं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, बार बार इसको देखना ना पड़े, इसको आप याद कर लेना। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, ठीक है। तो बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, उसने लिखी है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, ठीक है। तो हुमायूंनामा लिखी है, ये ध्यान रखिएगा कि किसने लिखी है, ये मत टिक करके आ जाना कि हुमायूं ने लिखी है। जैसे बाबरनामा बाबर ने लिखी है तो हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी है, यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, हुमायूंनामा बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखी है, इतना आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इसने किया है, इवन बाबर के समय की चीजें भी इसने लिखी हैं, हुमायूं के बारे में तो लिखा ही है। इवन ये हरम में जो रहा करती थी, क्योंकि अब ये स्त्री थी तो अब ये लड़ाई में तो जाती नहीं थी, तो एक्चुअल में जो हरम हुआ करता था, जो शाही जहाँ पे औरतें रहा करती थी, उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन इसने दिया है। तो यहाँ से जानकारी हमको मिलती है इन सब चीजों के बारे में, हुमायूंनामा से मिलती है, ठीक है। तो उसके बारे में इसने डिटेल में वर्णन किया है। अगर उसके अंदर की चीजें समझनी है तो फिर आपको हुमायूंनामा पढ़नी पड़ेगी कि शाही जो स्त्रियां रहा करती थी वो किस तरह से था और किस तरह से उनका चला करता था प्रशासन वगैरह, कैसा जीवन था वो सब, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है बाबरनामा। तो बाबरनामा तो सबको मालूम है, बाबरनामा में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बाबरनामा किसने लिखी है, ये आत्मकथा है किसकी, बाबर की। अब आप बताइए कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो बाबरनामा किस भाषा में था, कौन बताएगा? सौरभ, देवेंद्र? तुर्की भाषा में, वेरी गुड। तो ये तुर्की भाषा में थी, लेकिन अब हर कोई तुर्की भाषा पढ़ नहीं सकता था भाई। तो अब दिक्कत ये हुई कि हम समझे कैसे मुगल काल को, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कराया गया है, और वो अंग्रेजी अनुवाद को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अंग्रेजी अनुवाद करवाया किसने था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तभी हमें सब जानकारी मिल रही है, नहीं तो हर कोई तुर्की थोड़ा पढ़ पाता। तो लेडेन और रस्किन, ये दो विद्वान लेडेन और रस्किन, इन्होंने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद करवा दिया जिससे कि हर कोई उसको पढ़ सके। तो इन दोनों के नाम भूलना मत। बाबरनामा एक्चुअल में तुर्की भाषा में थी, लेकिन जो लेडेन और रस्किन आए, इन्होंने उसको क्या करा दिया, अंग्रेजी में करा दिया। हाँ, अबुल फजल जो थे उन्होंने फारसी में करवाया था, अबुल फजल ने फारसी में करवाया था, ठीक है। जो अकबर के दरबार का है तो उसने फारसी में करवाया था। तो तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। महामनग्गा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेडी है, तो हो सकता है कभी पूछ ले, बट अपने ध्यान के लिए रखना केवल, है ना, कि इन्होंने क्या किया था। महामंगा जो आप लोग ज्यादातर याद रखते हैं महामंगा नाम से, तो इन्होंने एक मदरसा बनाया है दिल्ली के पुरानी किले में। जो दिल्ली का पुराना किला है उसमें मदरसा इन्होंने बनवाया था, मदरसाए बेगम, मदरसाए बेगम, ठीक है। तो मदरसाए बेगम जो था, इसको बनवाने का श्रेय महामंगा को जाता है, और ये कहां पर है, दिल्ली के पुराने किले में है। इसका दूसरा नाम ऊपर लिखा, याद हो सके तो याद कर लेना भाई, खैरुल मंजिल, ठीक है, खैरुल मंजिल, अब नाम यही है, ठीक है। तो खैरुल मंजिल है, और है खैर उल मंजिल, तो वो एक ही बात है। तो चाहे तो आप मदरसा बेगम याद कर लो और इधर कर लो, बट इतना ध्यान रखना कि ये बनवाया किसने है, ये महामंगा ने बनवाया दिल्ली के पुराने किले, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, हितोपदेश, ये एक है ग्रंथ है, इसका फारसी में अनुवाद कराया गया है ताजुल माली ने। ये पूछा गया क्वेश्चन है
हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने कराया है? ताजुल माली। इसीलिए हमने बोला साहित्य वाले में बहुत सारा चीज याद करना होगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी किताबें हैं कि आपको रटनी ही पड़ेंगी आपके वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, बाकी पुस्तक के नाम देख लीजिए जो आपको जरूरी है, आराम से धीरे धीरे करके रोज इसको याद करते रहना, ठीक है। जैसे तबकाते अकबरी किसने लिखा? अच्छा, ये कैसे क्वेश्चन पूछा गया आपको बताते हैं, मैचिंग से पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 4 का था कि एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है, तो उसको मैच कराना था कि कौन सा लेखक किस पुस्तक से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इस तरह का था। तो अब इसमें कई सारे हैं, तो आपको सबको ध्यान रखना है, कौन सा क्वेश्चन बनेगा पता नहीं, तो आप सब याद कर लीजिएगा। तबकाते अकबरी किसने लिखी है? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। तारीख शेरशाही किसने लिखी है? अब्बास खां सरवानी ने लिखी है। ताजुल मासिर जो अभी अभी बताया आपको, तो ये हसन निजामी ने लिखी है, ठीक है। हुमायूं नामा, देखो ख्वाजा मीर ये लिखा जाता है कि ये नाम दिया है ख्वाजा मीर। एक्चुअल में क्या था कि जो गुलबदन बेगम थी उन्होंने उसको शुरू किया, सब कुछ किया, बट उसमें कुछ चीजें आगे चल करके ऐड करी हैं ख्वाजा मीर ने उसको कंप्लीट करवाया है हुमायूं नामा को। तो अगर गुलबदन बेगम ऑप्शन में नहीं है, देखिए अगर है ऑप्शन तो आपको गुलबदन बेगम करना ही होगा, और अगर वो नहीं है, ख्वाजा मीर दिया है, तो आप इसको कर सकते हैं। या तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसको पूरा किसने करवाया था, कंप्लीट किसने करवाया था, तो फिर इसका नाम ख्वाजा मीर आ जाएगा। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नुस्खाए दिलखुश, ये एक पुस्तक है नुस्खाए दिलखुश, ये भीमसेन का है, ठीक है। आलिमगीरनामा किसने लिखी है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। सियारुल मुतखरीन गुलाम हुसैन। आलम सालेह मोहम्मद सालेह। शाहजहांनामा इनायत खां। चहार चमन चंद्रभान, ठीक है। इकबाल नामा है जहांगीरी मोतमिद खां, ठीक है। अगर देखो स्टूडेंट सब न याद हो पाए, मान लो कि अगर लगता है कि सर बहुत इस तरह के नाम है, तो आप वो जरूर याद कर लेना जो शासक से रिलेटेड है। अगर मान लो सब न याद हो पाए तो वो जरूर याद कर लेना जो किसी शासक से रिलेटेड है। अब जैसे हुमायूं से रिलेटेड है वो याद कर लेना, बाबर से रिलेटेड है वो जरूर याद कर लेना, जहांगीर से रिलेटेड है वो याद कर लेना, शाहजहां से रिलेटेड वो याद कर लेना। एटलीस्ट इसको तो रट ही लेना। हमारी बात समझ में आ रही है? मान लो आपको वो चीज नहीं हो पा रही, सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसमें, तो शासक के नाम मत छोड़ना जो शासक के लिए बना है, क्योंकि अगर वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना चाहेगा तो वो अगर रखेगा भी तो ज्यादातर शासक से ही रखेगा वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। जैसे हमने आपसे कहा ना ये हुमायूंनामा, तो ये हुमायूंनामा तो है ही इंपॉर्टेंट। एक आपका बाबरनामा था, बाबरनामा भूलना मत कभी, ठीक है। एक आपका इसमें देखो शाहजहांनामा आया हुआ है, तो कई लोग इसको शाहजहां कर देंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, लेकिन नाम ध्यान रखना इनायत खान ने बनाया है उसको। इकबाल नामा है जहांगीरी, तो अब जहांगीरी का नहीं है, ये लिखा किसने है? मोतमिद खान ने। तो ये बस ध्यान रखना है जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इतनी सी बातें आपकी इसमें है जो साहित्य से रिलेटेड है, क्लियर। चलिए बताइए बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया है? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया है? लैडेन और रस्किन। ठीक, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो साहित्य है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पुस्तक, शाहजहां के शासनकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन? अभी याद कर लो, अब्दुल हमीद लाहौरी। एक दो बार इसको पढ़ लो नाम। शाहजहां के शासनकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। लाहौरी अगर केवल याद करोगे तो आगे चल के फंस जाओगे, क्योंकि लाहौरी नाम से और भी है, ठीक है ना, और भी मिलते हैं इतिहासकार। तो आप याद कर लेना पूरा अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। और पातशाह नामा लिखिए, चलो वो तो ठीक ही है, बट इतिहासकार ध्यान रखना है। अब इसके आगे कई सारी चीजें हैं, तो ये सब मैचिंग के क्वेश्चन है, सब मैचिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैच करवाया गया था। जैसे तबकादे नासरी मिनहाज उस सिराज जसरानी ने,
तारीख फिरोज शाही, शमसे सिराज अफीक, तुगलकनामा। देखो ये इंपॉर्टेंट मिल गया आपको, तुगलकनामा। क्यों? अमीर खुसरो का नाम आप जानते ही हो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो अब इसको आपको याद करना ही होगा। अमीर खुसरो ने क्या लिखा है, तो तुगलकनामा रट लो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि हमको उसको याद करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे अकबरनामा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहते जितने नामा है याद कर लेना, ठीक है, समझ गए। जितने नामा है सब याद कर लेना, बाबरनामा है, शाहनामा और जो तुगलकनामा है, ये सब याद कर लेना तुम लोग, नामा ना छोड़ना कोई, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि बाद में चल करके आ जाए फिर कहोगे सर ये भी याद नहीं किए थे, तो फिर वो आपकी गलती हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईने अकबरी कभी कभी ये लिख के आया करता है, इसलिए लिख दिया है, ये अकबरनामा का ही पार्ट है, ये अलग से नहीं है। अकबरनामा में भी जो तीसरा भाग है या तीसरा अध्याय कहा जाता है, तो उस अकबरनामा में ही जो तीसरा भाग है उसका, उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। तो ये अबुल फजल को ही श्रेय जा रहा है, ठीक है, अकबरनामा में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुगलों की राजभाषा क्या थी? ये तो हम लोग पढ़ते समझ गए, फारसी थी। ये तो अब तक हम लोग को याद हो चुका है कि मुगलों की एक्चुअल भाषा क्या थी, फारसी भाषा थी। इनकी जैसे हम लोग की एक लिपि है जिसको हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं, देवनागरी लिपि, जिसमें हम लोग सब चीज यूज करते हैं। ये लोग किस में लिखा करते थे? तो उसको कहते थे नस्तालीक। एक लिपि इन लोगों ने बताई, उसको कहा गया नस्तालीक लिपि। तो दोनों याद करना है, भाषा कौन सी है, फारसी, और लिपि जो ये यूज करते थे फारसी लिपि, वो थी नस्तालीक लिपि। औरंगजेब इस लिपि का उस्ताद था, मतलब कुछ चीजें इसके लिए ठीक भी हैं, मतलब क्रूर जरूर था लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञानी वगैरह था ये, है ना। तो औरंगजेब जो था वो आपका इस लिपि का उस्ताद था, ठीक है, और शिकस्त लिखने में निपुण था। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको औरंगजेब के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि भाई हमें वन डे एग्जाम भी देना है, तो अब हमें वन डे एग्जाम के लिए फैक्ट तो याद करने पड़ेंगे ना, क्योंकि लिखना नहीं है ना, वो तो ऑप्शन आएगा वहां, तो वहां आपको ध्यान देनी पड़ेंगी चीजें। राजा सावंत सिंह किशनगढ़ रियासत अजमेर में था, उसके एक शासक थे। इनको असल में नागरी दास पूछा गया था, इसलिए हमने इसको नोट किया है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नागरी दास किसको कहा गया है, ठीक है, तो नागरी दास पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसलिए दोनों पॉइंट लिख दिया कि नागरी दास असल में राजा सावंत सिंह को कहा गया था, तो ये ऑप्शन था। तो नागरी दास जो है वो राजा सावंत सिंह को कहा गया था, और ये क्यों कहा गया था, क्योंकि ये राधा के सेवक थे, मतलब वैष्णव उपासक, विष्णु भगवान के। राधा कृष्ण जो है ना, बताया था ना आपको, एक शैव थे और एक वैष्णव थे, याद है, नयनार, है ना, थोड़ा बहुत याद होगा। तो वैष्णव जो हुआ करते थे वो आपके इसके उपासक थे, तो ये क्वेश्चन किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण दिया, ये सब याद करने वाले पॉइंट है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया किसने लिखी है? तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, ये क्वेश्चन किया गया है, ये लिखा है केशवदास। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन है आपके, तो अगर आप जब कभी कोई पेपर लगाओगे ना तो ये सब मिलेंगे आपको वहां पर। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि कंक्लूजन टाइप का, जिसमें सारे क्वेश्चन जो अलग अलग जगह पूछे गए हैं वो सब हमने एक जगह किया है, जिससे आप इसको याद कर सके, ठीक है। ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की कहानियां शायद आपने पढ़ी भी होंगी, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं, पंचतंत्र बहुत फेमस है अपने उसमें। तो इससे ये लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने इसके अनुवाद करा दिए पंचतंत्र का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पंचतंत्र का अनुवाद इन लोगों ने कराया था, और किस नाम से कराया है, समझो ये क्या है। हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो हम लोग इसको पंचतंत्र के नाम से पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। लेकिन जब मुगल लोग इसका अनुवाद करा रहे हैं तो ये पंचतंत्र नाम से नहीं करा रहे हैं, नाम वो बदल रहे हैं इसका, अब वो उसको अपना एक नया नाम दे रहे हैं। जैसे अनवर ए सुहेली, ये पंचतंत्र का ही नाम दे रहे हैं, ये लोग पंचतंत्र का नाम दे रहे हैं अनवर ए सुहेली। कौन दे रहा है इसको? मुल्ला वाइज हुसैन कासफी। तो मुल्ला वाइज हुसैन कासफी जो है, जब ये पंचतंत्र का अनुवाद हुआ तो इसने किस नाम से इसका अनुवाद किया? अनवर ए सुहेली नाम से किया है, ठीक है, ये इसने किया है सब कुछ वही, बस अनुवाद करके उसने शीर्षक बदल दिया है उसका, ताकि वो उसको पंचतंत्र ना कहें, अपने भाषा में कहें। दूसरा जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने जब इसका शीर्षक दिया अनुवाद करा करके, तो उसने बोला है इसको आयर ए दानिश। तो आपको ध्यान रखना है, पंचतंत्र का
आयर दानिश नाम से जो शीर्षक है वो किसने किया है? तो अबुल फजल ने किया है। क्लियर है? तीसरा कौन है? नसरुल्लाह मुंशी सिराजी, इसने किस नाम से इसका अनुवाद करवाया? कलीला बा दिमना बेराम शाही। याद हो गया? ठीक है, बहुत अच्छे नाम है, याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और न याद हो पाए तो ये तो याद कर लेना भैया, अबुल फजल, कम से कम वो तो रटे ही रहना। जो मेन में नाम है ना, जिनके नाम बार बार आते हैं, उसको तो याद करना ही करना है। तो अबुल फजल के लिए जो भी रिलेटेड हो, चाहे वो अबुल फजल हो, चाहे वो अमीर खुसरो हो, अगर ये लोग हैं तो इनका तो कभी भूलना भी मत, है ना, सीधा सीधा याद करना है इनका। तो इतना है इनके लिए, ठीक है। इनके में ये बहुत सिंपल है, अब इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से जब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, मुगल काल, ठीक है, तो हम लोग यहां से देखते हैं मुगल काल के लिए संगीत और चित्रकला वगैरह इनका। आपके सब काम आपको याद करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो कहानी वगैरह सब खत्म हो चुकी है, वो हम पहले ही सब समझा चुके हैं। अब सारे पॉइंट आपको वन लाइनर फैक्ट जो अपने एग्जाम के लिए याद करने हैं सीधे सीधे। मुगल चित्रों में किनका चित्र बनाया जाता था? जो चित्रकार होते थे वो किनका चित्र बनाते थे? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक, दरबारी चित्रण, ठीक है, ये इनका बनाया करते थे। क्लियर है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, ठीक है। ये, चलिए आप बताइए उस्ताद मंसूर किसके दरबार में था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। उस्ताद मंसूर किसके उसमें था? टाइप करो जल्दी। शाहजहां। हम्म, उस्ताद मंसूर, जहांगीर। अच्छा, सत्यजीत कह रहे हैं जहांगीर, इरफान जहांगीर। चलिए जहांगीर है, ठीक है, तो जहांगीर है। आगे देखते हैं हम लोग, बताएंगे इसको भी। उस्ताद मंसूर जो है वो आपका, ठीक है, ये, और उस्ताद मंसूर जो है वो एक्चुअल में दो चीजों का मेन है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य। ये किया गया क्वेश्चन, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है ना। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो प्रारंभ हुमायूं ने किया है। इसके समय के जो चित्रकार हैं वो तो आपके नाम लिखे ही हुए हैं सामने, देखो ना, दो, मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। तो मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद जो है वो सॉरी हुमायूं के हैं। तो हुमायूं के समय के जो है वो ये दोनों हैं पारसी चित्रकार, सैयद अली और अब्दुल सम्मद। ये मुगल चित्रकला का प्रभाव, अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है, बट रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये एक चित्रकला हुआ करता था, वो क्षेत्र वाइज चला करता था, उस क्षेत्र में फेमस था, जिसको पहाड़ी क्षेत्रों में बोला जाता था। राजस्थान में जो चलता था तो राजस्थानी कह दिया गया था, कांगड़ा, ठीक है, तो ये सब जगह के नाम थे जहां पे चित्रकला का प्रभाव पड़ा था मुगल पे। तो ये पढ़ लेना अपना, इसका नाम याद कर लेना, दास्ताने हम अमीर हमजा। दास्ताने नहीं है, ये एक संग्रह है, चित्रों का संग्रह है, जो कलेक्शन किया गया है उसके कलेक्शन को नाम दिया जा रहा है दास्ताने अमीर हमजा, ठीक है। अब समझिए इसमें क्या है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कितने चित्र है इसमें, 1400 चित्र है,
मतलब इसके अंदर ये संकलित किया गया है तो करीब करीब 1400 चित्र हैं और बहुत समय लगा है, तो कोई एक चित्रकार ने इसको कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने इसको कंप्लीट करवाया है। समय किसके में शुरू हुआ है, तो हुमायूं में शुरू हुआ है, शुरुआत हुमायूं ने करवाई है, लेकिन जाकर के ये अकबर में पूरा होगा। तो हुमायूं ने इसको शुरू करवाया है, लेकिन ये कंप्लीट होगा अकबर के शासनकाल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी एक शासक के समय में कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये चित्रों का एक कलेक्शन है, दास्ताने अमीर हमजा, ठीक है, किसकी देखरेख में शुरू हुआ था वो याद कर लेना, सैयद अली और अब्दुल शम्मद, ये वही दो लोग हैं जो हुमायूं के अली और अब्दुल शम्मद ने। अमीर हमजा कौन है, मोहम्मद साहब के चाचा, मोहम्मद साहब के जो पिता भाई हैं अमीर हमजा, ठीक है। अमीर हमजा का जो पुत्र था वो था अली, जो चौथे खलीफा हैं। अली जो थे वो एक्चुअल में अमीर हमजा के पुत्र थे। तो मोहम्मद साहब के जो चाचा है अमीर हमजा, तो उनके वीरतापूर्ण कारनामों का इस तरह का चीजें इसमें संग्रहित किया गया है, ठीक है, ये इस तरह से चीजें बताई गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं का पुत्र है अली, जो है चौथे खलीफा, वो अमीर हमजा के ही पुत्र है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला, चलो ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला बहुत ऊपर थी, आपको समझ में आएगा कि स्वर्णकाल वगैरह कहा जाता था, पता है ना, जहांगीर के समय में ये स्वर्णकाल एक टाइप का था जो मुगल चित्रकला थी। ये है जहांगीर के प्रसिद्ध दरबारी, क्योंकि चित्रकारी में जहांगीर बहुत उन्नत कर रखा था। और हमने आपको बताया अभी तक कि जहांगीर अपने आप को ऐसा शासक मानता था, तो ये कहता था कि अगर कई चित्रकार मिलकर भी अगर कोई एक सिंगल चित्र बना दे, तो मैं ये बता सकता हूँ कि नाक किसने बनाई है, हाथ किसने बनाया है, पैर किसने बनाया है। और इसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, तो आप सब याद कर सकते तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो दो का नाम याद कर लेना। एक नाम आप अबुल हसन को याद कर लेना, अबुल हसन, और दूसरा जो उस्ताद मंसूर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये आपको रट के रखना है, ये मत भूलना। बाकी धीरे धीरे अगर याद हो जाए तो सारे याद कर लोगे तो बेटर ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक काम है कि ये दोनों नाम जरूर याद करने हैं। नादिर उद जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई है और नादिल उल अस्त्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी गई है, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि उस्ताद मंसूर इन्हीं के दरबार में है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्यों है तो ये भी समझ लो, जरा एक पॉइंट देखो अबुल हसन के लिए, ये जो पॉइंट लिखा है उसको पढ़ो जरा। अबुल हसन ने क्या किया था, पढ़ो। जहांगीर के सिंहासन रोहण का चित्र बनाया, जो तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, उस तुझके जहांगीरी का जो मेन पृष्ठ है, मेन पृष्ठ, उस मेन पृष्ठ पर जो चित्र लगाया गया है वो अबुल हसन का बनाया हुआ लगाया गया है। ध्यान रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है, ठीक है ना, कि तुझके जहांगीरी पर जो मुख्य पृष्ठ है वो कौन से चित्रकार ने बनाया है या फिर किसके दरबार का है। तो आपको जहांगीर याद रखना और उसका नाम है अबुल हसन, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसका, तो ये आपको याद कर लेना है। दो नाम याद कर लो, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, बाकी धीरे धीरे आप नाम याद कर सकते हो सारे। मध्यकालीन चित्रकला की शैली, ये भी आपके लिए बहुत जरूरत का नहीं है, कभी समय मिलेगा तो पढ़ लेना, ये सब स्टेट एग्जाम के लिए है। नोट्स हमने इसलिए बना दिया है ताकि कुछ छूटे ना, है ना, ताकि वो छूटे ना आपसे। तो जब समय मिले तो इनको पढ़ लेना कि इस तरह की कुछ शैलियां थी जो मुगल काल में यूज की जाती थी, ठीक है। अकबर कालीन चित्र, अब अकबर कालीन देखो, अभी हमने ऊपर देखा हुमायूं के दो चित्रकार देखे, एक जहांगीर के दो चित्रकार देखे मेन, और अब अकबर में भी बहुत सारे हैं, लेकिन ऊपर के दो नाम इंपॉर्टेंट है, दसवंत और बसामन, इसको रख लो। दो है, ढेर सारे, आप सब याद कर सकते हो, सब कर लेना, नहीं कर सकते हो दो नाम याद कर लो, दसवंत और बसावन, ठीक है। जैसे ऊपर हमने क्या किया, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, उसके ऊपर अली थे, ठीक है ना, तो ये जरूर दो दो नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, औरंगजेब
किस चीज को बजाता था? वीणा वादक था, भूलना मत। वीणा में बहुत पारंगत था, ये कुशल था बिल्कुल वीणा बजाने में। ठीक है। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा बजाता था। तो अकबर जो था वो नगाड़ा बजाने में माहिर था। ठीक है। और जो औरंगजेब था वो वीणा बजाने में माहिर था। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। लाला कलावंत इनके शिक्षक, जिससे इन्होंने हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किससे इन्होंने हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर ने, क्योंकि इन चीजों में थोड़ा रुचि लेता था ये, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो अकबर ने नगाड़ा बजाया और लाला कलावंत से उन्होंने हिंदू संगीत की शिक्षा ली। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है। हमने देखा हुमायूं में दो मेन नाम थे। हुमायूं में दो मेन नाम, एक सैयद अली और एक अब्दुल सम्मद। याद हो गया? सैयद अली और अब्दुल सम्मद। क्लियर? जहांगीर में कौन से दो नाम है मेन? अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। अकबर में कौन है? दसवंत और बसावन। तुझके जहांगीरी जो आत्मकथा है, उस पर जो मेन पृष्ठ है, वो जो बनाया है वो किसने बनाया है? अबुल हसन ने बनाया है। ठीक। 1400 चित्रों का जो संग्रह है वो किसके अंदर है? दास्ताने अमीर हमजा में है। दास्ताने अमीर हमजा में है। किसने शुरुआत कराई है? तो वही जो हुमायूं के मेन चित्रकार हैं उन्होंने शुरुआत कराई है, सैयद अली और अब्दुल सम्मद ने। बस सिंपल इतने पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेस से। बाकी जब समय मिलेगा तो आप धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन फोकस पहले उस पर करना जो हमें वन लाइनर एग्जाम यानी कि जो वनडे एग्जाम देना होता है, फैक्ट वाली चीजें। फिर उसके बाद जब समय मिलता है, देखो पढ़ने के तरीके हैं। पहले वो पढ़ा जाता है जो एग्जाम में आने वाला होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तब हम चीजों को आगे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि अगर उनसे भी चीजें ना छूटे। तो यहां हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे मुगल साहित्य की, नहीं मुगल संगीत की बात कर रहे थे ना। कौन सा टॉपिक देख रहे थे हम लोग? मुगल संगीत, मुगल साहित्य, मुगल काल संगीत। हाँ, मुगल संगीत ही देख रहे हैं। तो मुगल संगीत में थोड़ा सा और है। तोड़ी राग कब गाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सब, इसलिए हमने इसको रख लिया है ताकि कभी रिवाइज करो तो आपको क्वेश्चन मिल जाए। स्वामी हरिदास से चीजें पूछी गई हैं। क्यों? क्योंकि तानसेन बहुत प्रसिद्ध जो हैं, उनके गुरु हैं स्वामी हरिदास। तो इनको भूलना मत बिल्कुल भी। जो अकबर के दरबार में तानसेन है ना, तो स्वामी हरिदास उनके गुरु हैं। तो स्वामी हरिदास के ही ये लोग शिष्य हैं। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक और मदन लाल, ये लोग सब इन्हीं के शिष्य हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे तानसेन ही है, तो उसके लिए याद कर लेना कि किनका शिष्य है ये। ठीक है। और ये बहुत माहिर हैं, ये जो स्वामी हरिदास है ना, ये बहुत माहिर हैं। इवन अकबर भी जाया करता था छुप कर, मतलब सीधे सामने नहीं जाता था, छुप करके सुना करता था, बैठा करता था और इनके जो संगीत वगैरह हुआ करते थे उनको सुना करता था अकबर। तो इनके लिए सबसे फेमस चीज ये वाली है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्रुपद होता है, गायन होता है आपका, तो ध्रुपद की रचना किसने की है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये स्वामी हरिदास हैं जिन्होंने, ये बहुत अच्छे तरीके से गाया जाता है और इसमें ये बहुत पारंगत थे। ठीक है। तो गायन और वादन दोनों कला में प्रवीण है ये। ठीक है। हरिदास संप्रदाय के अर्चना केंद्रों की संख्या 5। ये तो नहीं भी याद करोगे तो क्लियर है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ध्रुपद याद कर लो, ध्रुपद की रचना किसने की है, और तानसेन किसके शिष्य हैं? स्वामी हरिदास। ठीक है। शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक कौन कौन है? शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक ढेर सारे नाम है। जगन्नाथ है, रामदास है, सुखसेन है, सूरसेन है, लाल खां है, दुरंग खां है। आपको पढ़ना है ये, या तो पहली बार ही सुन रहे होगे नाम, है ना? ये सब नाम तो पहली बार ही सुन रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला, आया रंगीला बादशाह। ठीक है। तो रंगीला बादशाह ने क्या हटा दिया था? जजिया कर हटा दिया था। हटाया था जजिया करना 1720 में। तो 1720 में इसने जजिया कर हटा दिया था। और अब रंगीला था ही तो कहीं ना कहीं संगीत तो रहेगा ही भाई। तो इसके समय भी एक संगीत है, ध्यान रख लेना, ख्याल नाम का। तो ख्याल नाम का जो गायन है इसके समय में लोकप्रिय हुआ है, ख्याल। ठीक है। अच्छा, आगे देखो स्टूडेंट, किशनगढ़ शैली चित्रकला से रिलेटेड है, राजस्थान की। ये भी यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। बट आप पढ़ना चाहो तो इसको रिवाइज कर सकते हो।
ठीक है। तो किशनगढ़ शैली ये जो है आपके चित्रकला से था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, किशनगढ़ शैली जो राजस्थान की है वो किससे संबंधित है, फिर उसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो इस तरह से आपका यहाँ ध्यान, तो ये ध्यान रखना पड़ते समय कि हम पहले किसको इंपॉर्टेंस दें, जो मेन मेन चीजें हैं उसको पहले इंपॉर्टेंस देनी है, फिर जब समय मिलेगा तब आप पूरा पढ़िएगा उसको, ठीक है ना। तो मेन मेन चीजों को आप पहले रट जरूर लेना। ये कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट में इसका एक देख लेते हैं कि इनके समय में कुछ मेन चीजें थी, ठीक है। मुगल काल विविध, अब ये उत्तर काल ये सब मिला करके है, सब कुछ पूरा। मुल्ला निजामुद्दीन, मुल्ला निजामुद्दीन, इनका नाम थोड़ा ठीक है, ये याद हो सकता है। मुल्ला निजामुद्दीन 18वीं शताब्दी में है ये, और इन्होंने एक पाठ्यक्रम चलाया है दरसे निजामी। असल में जैसे वो मदरसा वगैरह नहीं समझते हो, मदरसा वगैरह में पढ़ाई के लिए जो होता है, तो उस तरह से उनके लिए जो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उस तरह का एक पाठ्यक्रम चलाया था इन्होंने, तो उसको कहा गया था दरसे निजामी, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी है, तो भाई ये याद कर सकते हो क्योंकि ये आधुनिक में आ रहा है ना, ये बहुत पुराना है नहीं कि आपके लिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसकी। तो ये उसके लिए था कि 11 विषय इसमें रखे गए थे। अब वो 11 विषय अलग होते हैं, अब मदरसे में जिस तरह की पढ़ाई होती है उनका अलग होता है, ठीक है ना, तो उस तरह का ये चीजें था। अच्छा, जो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ होते थे उसको मुगल काल में आलिम कहा जाता था। आलिम मतलब होता था कि एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मशास्त्र जानता है, धर्म के बारे में जानता था, तो एक शिक्षक है एक प्रकार से, उसको आलिम कहते थे। साहित्य का जो विशेषज्ञ होता था उसे काबिल कहते थे। तो काबिल तो ठीक है, हमने आपसे कहा कि आप काबिल हैं, तो अगर आप काबिल हैं तो आप मतलब साहित्य के बहुत पारंगत व्यक्ति हैं, ठीक है, काबिल। और धर्मशास्त्र से जो रिलेटेड थे वो आलिम है, ठीक है। दो नाम आपको ये ध्यान रखने हैं। चलिए, हेमू के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बट कुछ चीजें देख लेते हैं कि इनसे क्या क्वेश्चन किए गए हैं हेमू से। तो हेमू से क्वेश्चन है कि तो विक्रमादित्य वाला पूछा जा चुका है कि मुगल काल में किसको ये उपाधि दी गई, तो विक्रमादित्य का नाम या विक्रमादित्य की जो उपाधि है हेमू को दी गई है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है हेमू के बारे में। आदिल शाह का वजीर था ये। चलिए आप बताइए हेमू की लड़ाई किससे हुई थी, आप सभी बताइए हेमू की लड़ाई किससे हुई थी। आशा, हेमा, प्रीति, सुमित, सब लोग आंसर देंगे। देवेंद्र, इमरान, पंकज, कोमल, सौरभ। अकबर से हुई थी लड़ाई हेमू की, है। मुगल विविध, स्क्रीन चली गई क्या आप लोग की, पेज नहीं दिख रहा। शेर शाह, नहीं देखो प्रीति गुप्ता कहाँ पहुंच गई, कह रही सर शेर शाह से लड़ाई हुई थी। तुम लोग सामने मिलो ना तो फिर हम बताएं तुम लोग को। करे हेमू की लड़ाई शेर शाह से हुई थी। बैरम खां से हुई थी। अरे पानीपत की लड़ाई हुई थी ना। राजरानी कह रही है सिकंदर से हुई थी, कह रहे सिकंदर से हेमू की लड़ाई हुई थी। कसम से तुम लोग, हम क्या बताए, तुम लोग एक तो और लिखोगे, नया इतिहास लिखोगे तुम लोग, हैं तुम लोग एक नया इतिहास लिखोगे। पानीपत की लड़ाई हुई थी, जब दिल्ली पे अधिकार करने चला था तो फिर उधर से जो बैरम खां था, बैरम खां ने फिर किया ना वो,
कि वापस अधिकार करने के लिए, तो वो लड़ाई हुई थी 1556। 1556 में कौन हुआ था? दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। बहुत सही, बहुत सही, सही याद करे हो तुम लोग, एकदम खतरनाक याद किए हो भाई। कुछ तो ऐसा याद किए हैं कि बिल्कुल एकदम वो दोबारा जन्म ले ले तो वो सब डूब मरे शासक। हैं? चलो, तो हेमू का देख लिया आप लोगों ने। आदिल शाह, इसका एक नाम और है, बक्काल। क्या नाम है? हेमू को ही बक्काल कहा गया है। दिख रहा है बक्काल? ठीक है, ओके। विजयनगर में दिए गए भूखंड को अमरम कहा जाता था। विजयनगर में दिए गए, देखो अभी तक जो हम देख रहे थे मदद मास, जो मुगल काल में देखा ना, मदद मास जो दिया गया था, दान रहित भूमि वगैरह, तो विजयनगर में जो दिया जाता था, विजयनगर में, उसको हम लोग कह रहे हैं अमरम। याद रखिएगा, विजयनगर में जो दिया जाता था वो अमरम था। ठीक है। मोकासा क्या है? पढ़िए, मोकासा क्या है? मोकासा, मोकासा। पढ़ो जरा सभी लोग, मोकासा क्या है? वो इसमें से हट जाएगा पेज। इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें बंद कर दिया कैमरा। हम्म। पढ़ लिया है सभी ने? हाँ, वॉइस, वॉइस आ रही है ना? वॉइस, वॉइस आ रही होगी। हम्म। तो मोकासा जो है आपका क्लियर हुआ सबको? ओके। मराठा शासन में चौथ की आय का, चौथ आपको याद होगा, जो शिवाजी के समय था, 1/4 जो लिया जाता था, तो उसकी आय का, अलग से नहीं, उसी की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। तो चौथ जब वो इकट्ठा करते थे तो उसमें से कुछ पार्ट वो इसलिए रख देते थे कि जो घुड़सवार हैं उनका भी बढ़िया चलता रहे। इस चक्कर में क्या होगा कि घुड़सवार भी थोड़ा अपनी एफर्ट लगाएंगे। भाई मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको अलग से बोनस दिया जाएगा तो आप एफर्ट बढ़ा दोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी चीजें हुआ करती थी, तो ये उनके लिए चीजें रखी जाती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मक्का द्वार किसे कहते हैं या बाबुल मक्का किसे कहते हैं? आज याद कर लो, बाबुल मक्का किसे कहते हैं? तो बाबुल मक्का किसे कहते हैं? सूरत बंदरगाह को कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ लो। जो भी हज के लिए जाया करते थे मक्का की तरफ, जो भी हज वगैरह करने जाते थे, तो ये सूरत से ही गुजरात वाले, गुजरात जाकर के सूरत बंदरगाह से होते हुए फिर वो अरब की तरफ निकलते थे। इसीलिए इसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है, सूरत बंदरगाह। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर शासक चाहता था कि गुजरात पर अधिकार कर लें, क्योंकि तो गुजरात पे अधिकार करते ही पूरा बंदरगाह उसके हाथ में आ जाएगा। और क्योंकि व्यापारी यहाँ से जाया करते थे तो उनको बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन मिला करता था। ठीक है। नवरोज का त्योहार क्या था? नवरोज का त्योहार ऐसा त्योहार था जो 19 दिनों तक मनाया जाता था। आपको हम बताए हैं। शुरुआत किसने कराई थी? बलबन ने। शुरुआत बलबन ने करी थी। फिर ये एक न्यू ईयर टाइप का था जो आगे चल करके चलता रहा। औरंगजेब ने बंद करवा दिया। औरंगजेब आते आते औरंगजेब ने नवरोज के त्योहार को बंद करा दिया था। ठीक है। अच्छा, और आगे देखो जरा। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर जो कर्मचारी थे उनको क्या कहा जाता था? तो जो भारतीय व्यापारिक जहाज हुआ करते थे, जो इधर उधर जो जाया करते थे समुद्र में, तो उसपे जो कर्मचारी थे उनको मौलिम कहा जाता था। ये याद आपको रखना, उस समय मुगल काल के समय उनको मौलिम कहा जाता था, जो उस व्यापारिक जहाजों पे रहा करते थे कर्मचारी।
अब ये आपको याद करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे फिर से रिपीट होंगे आधुनिक भारत में जब हम लोग आएंगे, जब ये फ्रांसीसी यात्री वगैरह आएंगे, बट क्योंकि ये मुगल काल में आ चुके हैं इसलिए आपको ये नाम थोड़ा सा अभी पढ़ लेना है, फिर आगे चल के हम पढ़ लेंगे इसको। याद कैसे करना है, आपको यात्री के नाम याद करने हैं, ये यात्री किसके समय में आया है। जैसे ट्रेवर नियर, तो ट्रेवर नियर 1605 से 1689। अच्छा, दो तरीका है, अगर इसका शासन काल आप मतलब इसका वो देख लोगे ना ईयर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मुगल काल चल रहा है इस समय, मतलब कौन सा शासक है। अब भाई ट्रेवर नियर कौन से समय में आया है, 1605 से 1689। तो 1605 से 1689 का जो समय है, अब आपको ये समझना होगा कि शाहजहां है अभी, शाहजहां 1605 में शाहजहां है ना, शाहजहां तो था 1605 में, तो उस समय ये आपका है। तो शाहजहां के शासन काल में यात्रा प्रारंभ की थी इसने, और ये फ्रांसीसी यात्री था ट्रेवर नियर। ठीक है, एक पुस्तक इसने लिखी है ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवल्स इन इंडिया, तो याद तो कर सकते हो, ट्रेवर नियर ने ट्रेवल्स इन इंडिया लिखी है। वेरी गुड। कितनी बार भारत यात्रा की है, 6 बार यात्रा की है इसने, 6 बार यात्रा करी है। ठीक है, चलिए दूसरा यात्री है मनुची, दूसरा यात्री है मनुची, ये एक इतालवी मतलब इटली का यात्री है, इटली उसको इतालवी कहते हैं। ये किसके समय में है, तो ये दारा सिको, जो दारा सिको है, ठीक है, जब औरंगजेब वगैरह चल रहे हैं, तो दारा सिको की सेवा में ये तोपची के रूप में नौकरी कर लिया, तोपची बन गया यहाँ आकर के। तो दारा सिको के समय में यहाँ आकर के तोपची मतलब तोप चलाने वाला, तोपची मतलब तोप खाना चलाने वाला। ठीक है, तो ये वो है, तो वो बन गया ये यहाँ के, भाई नौकरी तो करनी है, पैसा तो कमाना होगा ना, तो मनुची ने ऐसा काम कर लिया। अच्छा, और इसने लिखा जो है वो देख लो क्या लिखा है इसने, स्टोरियो दो मोगोर। ठीक है, भारत के बारे में लिखा है इसने, भारत के बारे में चीजें, उस समय का जो इसने यात्रा किया है जब, तो वो सब जो चीजें हैं वो इसने इस पुस्तक में लिखी है। तो एक ट्रेवर नियर, एक मनुची, दो नाम आपको, आगे चल के हम एक पेज और है उसको भी बता देते हैं। तो 2-3 पॉइंट हैं, धर्मशास्त्र का विशेषज्ञ आलिम है, साहित्य का विशेषज्ञ काबिल है, हेमू जो है उसको बक्काल भी कहा गया है, आदिल शाह के उसमें था, विक्रमादित्य उपाधि ली है इसने, विजयनगर में जो भूखंड है उसको अमरम कहा गया है, मोकासा जो है वो एक प्रकार से चौथ की आय से ही निकाल करके सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, मक्का द्वार या बाबुल मक्का सूरत बंदरगाह को कहा जाता है, नौरोज का त्यौहार बलबन ने शुरू किया लेकिन आगे चल करके औरंगजेब ने इसको बंद करा दिया। ट्रेवर नियर फ्रांसीसी यात्री शाहजहां के समय में आया है, और मनुची जो आया है इटली का यात्री वो दारा सिको के समय में आया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से देखना था। लास्ट इसमें जो है बस वो हम देख लेते हैं और फिर इसको हम लोग खत्म करते हैं। सर थॉमस रो, ये अभी ये तो बहुत बार बार रिपीट होगा, सर थॉमस रो जहांगीर के समय में आया है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया है, ट्रेवर नियर जो पीछे था शाहजहां के समय वही है, मनुची औरंगजेब काल में, औरंगजेब एक्चुअल में दारा सिको, तो दारा सिको का ये तोपची था, तोपखाना, लेकिन दारा सिको मर जाता है, तो दारा सिको मर जाएगा तो इसको कौन रख लेगा, औरंगजेब रख लेगा मनुची को। ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा, लेकिन आया वो दारा सिको के उसमें था। तो 3-4 नाम है जो आपको ध्यान से याद करने हैं, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, ट्रेवर नियर, मनुची। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ये आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, भारत के हीरो एवं कोहिनूर हीरा के बारे में वर्णन करने वाला यात्री ट्रेवर नियर है। असल में ये क्या था ना, ये जो हीरे व्यापारी हुआ करते थे ना उसके संपर्क में बहुत रहा करता था, ये जो ट्रेवर नियर है ये साउथ की तरफ भी गया है, तो ये असल में खदान वगैरह जो हीरो के हुआ करते थे इसकी बड़ी जानकारी रखता था, तो उनके बारे में ये बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर हीरो के बारे में आपको जानना है तो आपको इसकी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, ट्रेवर नियर की, तो इसने उस समय के बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और कोहिनूर के बारे में भी डिस्क्रिप्शन इसने दे रखी है कि किस तरह से वो कहाँ है और क्या उसकी विशेषता है, ये सब चीजों के बारे में ट्रेवर नियर ने बता रखा है। ठीक है, इलाहाबाद में एक पैलेस ऑफ 40 पिलर्स ये नाम जाना जाता है, तो उस समय इलाहाबाद में ये पैलेस ऑफ 40 पिलर्स एक महल है जो 40 खंभों पर, 40 पिलर्स। ठीक है, तो इसको जो निर्माण वगैरह है वो क्या है, विलियम फिंच के अनुसार, ये अंग्रेज है, तो विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे।
इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। ये बस केवल एक डिस्क्रिप्टिव पॉइंट था, आपको बस इतना रखना है कि पैलेस ऑफ फोर्टी के बारे में जानकारी किसने दी है, ठीक है, तो जानकारी विलियम फिंच ने दी है। जब ये आया है तब इसने इसके बारे में देखा है कि ये एक अच्छी इमारत है और इसका निर्माण करने में बहुत समय लगा है, तो 40 वर्ष कम नहीं होता पूरा उसको बनाने में, ठीक है। ये शासनकाल है, थोड़ा बहुत दे दिया जहां जहां ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिनका पूछा गया है वो हमने रख लिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर। जहांगीर का पूछा गया क्वेश्चन है 1605 से 1628 शासन, मोहम्मद शाह, ये असल में मैचिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने कब से कब किया है, और बहादुर शाह जो दूसरा जफर है 37 से 57, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, बट वो अभी याद नहीं होगा, आपको बस रिवाइज करना होगा उसे, ठीक है। चंगेज खां का आक्रमण किसके समय हुआ था, इल्तुतमिश के समय। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, नासिरुद्दीन महमूद के समय, याद है नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के समय, ठीक है, जब वो तख्ते ताउस लेके जाता है। और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748। तो ये आए हुए क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये मैचिंग के रिलेटेड से क्वेश्चन अलग अलग जगह पूछा गया था। तो इस तरह से आपने देख लिया कि एक्चुअल में पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके नाम हम नहीं भी सुने होंगे, बट वो हमें याद करने होंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका है पूरा मुगल काल का, जो एक फैक्ट पॉइंट था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, जो आज आपने पढ़ा है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्लियर। और ये अलग अलग एग्जामों के हैं सब मिला करके। तो यहां से आपका खत्म होता है मुगल काल का जो एक्चुअल है वो खत्म होता है, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, कोशिश करते हैं कि कल एक क्लास और ले लेते हैं, डीपीपी सॉल्व करा दें, जैसा कहो, नहीं तो फिर हम आधुनिक भारत शुरू करें। बताओ क्या राय है, डीपीपी शुरू करें, जो मुगल काल का एक डीपीपी तो सॉल्व कर ही लें। तुम लोग पता तो करो कि अभी तक पढ़े क्या हो, याद क्या हुआ है भाई, कुछ तो होगा ना कि अब अलाउद्दीन पता नहीं है अपने पास, अलाउद्दीन की कहाँ गायब हो गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, कब किया था पता नहीं सर, उस समय तो पता था, अब कहाँ गया मालूम नहीं। तो ऐसा करते हैं कि कल एक क्लास और लेते हैं डीपीपी वाली, ठीक है। और उसमें क्या करना, तुम लोग रिवाइज जरूर कर लेना शुरुआत से लेकर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और ये जितना है पूरा शुरुआत से जल्दी जल्दी सब रिवाइज कर लेना, है ना। उसको हम लोग डीपीपी में करेंगे। जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करोगे, हाँ कैसे करोगे रिवाइज जल्दी जल्दी, केवल ऐसे, तो कोई नहीं, कल हम एक क्लास और लेते हैं, डीपीपी वाली ले लेते हैं, थोड़ा देखें जो भूला बिसरा पल है आपका पीछे का, शायद वो रिकॉल हो जाए, तो चीजें थोड़ी जल्दी हो जाएंगी, है ना, जरूरी है, नहीं तो फिर आधुनिक शुरू कर देंगे तो मुगल काल को आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो डीपीपी जरूर सॉल्व करा देते, तो कल एक क्लास डीपीपी की हम लेंगे, ठीक है, ओके। अब लगभग सब कंप्लीट हो गया, मुगल काल आपका है, बहुत पढ़ा दिया, इतना तुमको याद हो गया ना, अगर तुम जा करके ऑब्जेक्टिव पेपर तुम ऐसे उड़ा के चले आओगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो, अरे याद तो हो सर, पढ़ तो बहुत लिए हैं, याद तो हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बेसिक सा पूछ लेते हैं पहले का, टाइम हो रहा है क्या, हाँ टाइम ज्यादा हो गया, फिर भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं एकदम बेसिक, जब मुगल काल शुरू किए थे, ठीक है, जब मुगल काल स्टार्ट किए थे तब का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओगे सब लोग, ओके। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था सिंध पर, तो शासक कौन था वहां का, कहेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है सर, कोई बात नहीं, ये आपका उत्साह ऊपर करने के लिए क्वेश्चन था, जिससे आप लोग का उत्साह ऊपर जाए, यस हमको आता है सर, ठीक है, मतलब हतोत्साही नहीं होना है, हाँ डीपीपी हम आपको सेंड करवा देंगे। असल में पहले वो वाली डीपीपी भेजे, वो सॉल्व किए, अलाउद्दीन वाला जो था वो भी सॉल्व नहीं हुआ है, आंसर की भी तो सेंड कर दिए थे। चलो टाइम है नहीं है तुम लोग के पीछे, हम ही को सब करवाना पड़ेगा, है तुम लोग महान स्टूडेंट हो हमारे, है? अब जो हेमू की लड़ाई किसी और से करवा दे तो महान तो हो ही तुम लोग, हम क्या करें बताओ,
है ना। तो कोई नहीं, ठीक है, फिर डीपीपी हम आपको कल उसी को शेयर वो सॉल्व करा देंगे। चलिए खत्म करते हैं। अच्छा एक और बात बता दो हमें, टफ पूछ लेते हैं, आसान बहुत हो गया। अली के पुत्र कौन थे? अली के पुत्र कौन थे? अली खलीफा है ना, चौथे चौथे खलीफा थे ना अली, हजरत अली। उनके पुत्र कौन? कुबाचा। ये तुम लोग, मतलब यार कसम से, हमें डीपीपी कल करानी ही है, ठीक है। तुम लोग निपटा दियो बिल्कुल। अब कहीं जाके कोई पूछ लिया क्वेश्चन ना, तुम लोग कहोगे हिस्ट्री पढ़े हैं सर। अरे कुबाचा कहाँ से आ गया? हजरत अली 7वीं शताब्दी में है। कुबाचा कब है? कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह के समय का है कुबाचा। 400 साल पीछे ले गए उसको उठा करके, हजरत अली के समय। दो पुत्र थे, हसन और हुसैन। हजरत अली जो चौथे खलीफा है उसके दो पुत्र थे, हसन और हुसैन। हसन को मार दिया गया था, फिर हुसैन जो थे उनको करबला में मारा गया था, जिनके उसमें मुहर्रम होता है करबला में, है ना। 3 दिन तक पानी वानी नहीं दिया गया था, और हुसैन को उनके परिवार के 72 लोगों के साथ मार दिया गया था। टोटल 72 लोग थे जो उस करबला के मैदान में थे। सर इतना पढ़ाएंगे तो क्या होगा, एग्जाम निकलेगा, इतना पढ़ाएंगे तो एग्जाम निकलेगा। कौन पूछा है? ठीक है, इतना पढ़ाएंगे तो एग्जाम निकलेगा, तुम जेई बनोगे। अब ठीक। हाँ, कह रहा है सर इतना पढ़ाएंगे तो क्या होगा। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। कंप्लीट करते, कल लास्ट हम लोग डीपीपी ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो रिवाइज करना है आप लोग कर लीजिएगा। आपको बता दें पहली डीपीपी में जो है, जो हमने आपको सेंड की थी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी से है वो डीपीपी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से वो शुरू है, जो पहला क्वेश्चन है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही स्टार्ट है। तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। बाकी जो दूसरी डीपीपी है वो शुरुआत से है, मतलब अरब आक्रमण से, जो सेकंड वाली हम देंगे। तो अभी पहली वाली जो है वो आपका अलाउद्दीन से लेकर के और दिल्ली सल्तनत है वो केवल। तो आप केवल दिल्ली सल्तनत रिवाइज कर सकते हो पहले डीपीपी के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आज के लिए कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए सभी लोग।